तो मुझे लगता है कि मौके पे चौका मार्केट इसी तरीके से देता है, और जो इस समय की मूवमेंट है उसमें इन्वेस्टर को बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए। और चूंकि आपने इस प्रोग्राम की चर्चा करी, तो जरूर है कि इस प्रोग्राम के देखने के बाद आपका मार्केट से नजरिया बदल जाए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद मास्टर ट्रस्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन सब में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूएस और ईरान की सीज फायर हमारे मार्केट को इफेक्ट करेगी, कैसे आरबीआई की एनपीसी मीट पॉलिसी हमारे इन्वेस्टर्स को इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक वी टाइप मूवमेंट देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही इस मूवमेंट में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगी हमारे आज के गेस्ट को, डॉक्टर रवि सर। हेलो सर। तो आप क्या व्यूज देना चाहेंगे इस मार्केट कंडीशंस में? तो निकिता, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है इस समय तुम्हें पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि आज का जो मार्केट है ना, वो सबको पानी पिला रहा है। पानी इस तरीके से, क्योंकि आप खरीदने जाओ स्टॉक गिर जाएगा, आप बेचने जाओ स्टॉक पकड़ में नहीं आएगा, और जब आप बेच के बाहर निकलोगे दूसरे दिन वही स्टॉक इतने ऊपर मिलेगा कि आपकी हिम्मत मार्केट पे नहीं पड़ेगी खरीदने की। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, दैट इज वी टाइप मूवमेंट। और वी वी का मतलब है विक्ट्री भी होता है, और वी ऐसा एक वर्ड है जिससे कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इस समय सीज फायर होने की वजह से आप कह जरूर सकते हैं कि विक्ट्री तो हुई है, मार्केट यहां पर जीता है, और मार्केट इस तरीके से जीता है कि आप अब कम से कम आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसी ने यहाँ पर तड़के का काम किया है। आरबीआई पॉलिसी में क्लियर कट इंडिकेट किया गया है लिक्विडिटी को लेकर के, कि यहाँ पर अब लिक्विडिटी को लेकर के कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मौके पे चौका मार्केट इसी तरीके से देता है, और जो इस समय की मूवमेंट है उसमें इन्वेस्टर को बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए। और चूंकि आपने इस प्रोग्राम की चर्चा करी, तो जरूर है कि इस प्रोग्राम के देखने के बाद आपका मार्केट से नजरिया बदल जाएगा। तो इसी टॉपिक पे अगर हम बने रहें सीज फायर के, तो हमें एक और न्यूज़ मिली है कि 2 वीक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जा रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसे इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ पे रिएक्ट कर सकते हैं, कि कैसे वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं और क्या न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस न्यूज़ को लेके। देखिए, इस न्यूज का सबसे पहला, आपने दो न्यूज करी है, दोनों न्यूज को साथ साथ समझते हैं, और इस न्यूज पे भी इम्पैक्ट आप देखिए। मैं मार्केट पे बहुत ज्यादा मेरा सोर्स नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला, इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, शिपिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें ऑटोमेटिकली रैली बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आपको वहां पर अपना पोर्टफोलियो ऐड करना चाहिए। दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी है, इसका मतलब है बैंकिंग काउंटर में वापस से रिफॉर्म देखने को मिलेगा। और इस केस में आपको दो सेक्टर जो मुझे लगते हैं कि अच्छे हैं, उसमें पहला है बैंक, और दूसरा यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, और चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हो, मुझे लगता है वहां पर आपको फोकस करना चाहिए, उनमें पोजीशन इंक्रीज करनी चाहिए। रिसेंट एक डिस्कशन में, जैसे अभी इस समय आपने देखा, मास्टर ट्रस्ट की भी रिसर्च आई जिसमें कि हमने टाटा ग्रुप के ऊपर एक 1 पेजर रिपोर्ट निकाली। मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग वेबसाइट पे जाइए, जाकर देखिए कि कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा, यहां पर इस समय बैंकिंग काउंटर से मुझे 2-3 बैंक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दिग्गज बैंक पे जाइए। आईसीआईसी बैंक को फोकस करिए, एचडीएफसी बैंक को फोकस करिए, एसबीआई को फोकस करिए, और साथ में सपोर्ट पे, जैसे हाई कन्विक्शन कॉल में अभी हमारी रिसर्च टीम ने एक कॉल दी है जिसका नाम है कैनरा बैंक। आप देखिए, आज मैं ये नहीं कहता हूं कि आज बढ़ गया, लेकिन गिरते मार्केट पे इतनी हिम्मत सिर्फ मास्टर ट्रस्ट में है कि आपको एक अच्छा स्टॉक दे सके। तो वहां पर हमने कैनरा बैंक दिया है, जिससे कि आप फोकस कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने आरबीआई एमपीसी मीट की बात करी, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमारा इस पे इफेक्ट रहेगा बॉन्ड यील्ड्स पे, उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स पे क्या फोकस रहेगा, मार्केट पे क्या रहेगा, और साथ ही कमिंग क्वार्टर पे हमारा क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा इस एनपीसी मीट के बाद। देखिए, एक चीज निकिता आप समझिएगा कि इस समय आरबीआई के जो स्टेप्स हैं, वो कहीं ना कहीं से फुटप्रिंट अब डेवलप करते हुए नजर आएंगे, और मार्केट के इस समय हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज हो रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर बॉन्ड की तरफ जाने लगता है। यूएस
इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जहां की बॉन्ड यील्ड इतनी हायर साइड पे हो गई कि लोगों ने अब इक्विटी मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट से भी पैसा निकाल कर, जो आपने गोल्ड में क्रैश देखा वो इसी वजह से देखा क्योंकि वहां पर लोगों का टर्न अराउंड होना शुरू हो गया। अब भारत में देखें तो भारत की भी बॉन्ड यील्ड काफी हायर साइड पर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस समय बॉन्ड पर निवेश करना हो सकता है आपको रिटर्न तो जरूर दे जाए, लेकिन मार्केट का मूवमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोकस आपका इस समय, जो कि ज्यादातर लार्ज कैप में अगर आप देखें तो बड़े करेक्शंस देखने को मिले। स्टॉक्स अपने हाई से 52 वीक हाई से देखें तो लगभग 30 से 40% का करेक्शन मिल चुका है। तो ऐसे टाइम पर बॉन्ड यील्ड से ज्यादा ऑप्शन मुझे इक्विटी अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे हमने क्रैश की बात करी तो एक और चीज़ क्रैश हुई है जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो हमने देखा है कि ये एक अच्छी खासी 110 की रेंज से नीचे आके ये 94-96 की रेंज पे चल रहे हैं। तो हम इसे किस रेंज में देख सकते हैं कि ये स्टेबल करेगा, या जो अनसर्टिनिटी है वो क्या फिर वापस आ सकती है? वेरी गुड निकिता, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, लेकिन मैं आपको एक अपने ही इसका रेफरेंस देता हूँ। आप मास्टर ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप इसके कुछ पीछे के और एक दो एपिसोड हमारी टीम ने शेयर किए हैं। उसमें जब ये जब बंद हुआ, जब अटैक हुआ, तो हमने वहां पर क्रूड ऑयल के एक लेवल की बात की। मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग देखें कि किस तरीके से मास्टर ट्रस्ट यहाँ पर मेहनत करता है रिसर्च के लिए। अब वहां पर हम लोगों ने उस समय दिया था कि आप $120 से ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे लोग, जबकि बहुत ऊपर के रेट देख रहे थे। आप देखिए 120 का ही हाई बना, वहां से करेक्शन आया, आज $95 के पास पहुंच चुका है। अब मैं फिर आपको एक नई रेंज देने वाला हूं। अब वापस से ये $85 तक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा और 2 हफ्ते के अंदर ही इसके प्राइसेस में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है, कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ी बुरी खबर इसलिए कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमेशा उबलते रहेंगे, वहां पर एक करेक्शन आने के संकेत है। फिलहाल रेंज की बात करें तो अगर आने वाले सालों में देखा जाए, अगर सब चीज शांत हो जाता है, सारा माहौल ठीक हो जाता है, सब कुछ एक तरफा वैसा ही चलने लगता है, तो वापस से इसके प्राइसेस आपको 65 से $70 पर ही सेटल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। अभी के हिसाब से आप $85 आप मान के चलिए कि ये लोअर साइड पर डिप आपको दिख सकता है। ठीक है, तो जैसे ये सारे इवेंट्स हम कंसिडर करें तो एक रोल ओवर इफेक्ट हमें दिख रहा है प्रीशियस मेटल्स में। तो आपका क्या व्यू है इन पे? देखिए, प्रेशियस मेटल में गोल्ड और सिल्वर में ऑब्वियसली है कि चूंकि आप सीज फायर की बात हुई है तो थोड़ा सा लोग जो सोच रहे होंगे वो उससे उल्टा होने वाला है। उल्टा ये होने वाला है कि गोल्ड और सिल्वर में अब आपको वो तेजी जो दिख रही थी वो वापस से रिवर्स होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अब गिरावट नहीं दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि अगर सीज फायर हुआ है तो गोल्ड बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप फंडामेंटल फैक्टर को समझे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और जिस तरीके से रिटर्न्स यहाँ पर बॉन्ड यील्ड में लौट रही थी वो गोल्ड के प्राइसेस को अपील नहीं दे रही थी। लेकिन अब अगर ये सीज फायर हुआ है और ये आगे कंटिन्यू रहता है तो सेफ हेवन की तरफ वापस से थोड़ी अपील देखने को नजर आएगी। जहां तक गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो लोअर साइड पर 135 और अपर साइड पर 160 तक के लेवल आपको फिर से देख सकते हैं, 1,60,000 के आसपास। जहां तक सिल्वर की बात करें, सिल्वर में मैंने पहले भी टारगेट दिया है और मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, 2,80,000 के टारगेट आपको वापस मिलते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी डर नहीं है, मस्त होके आराम से एसआईपी करते रहिए। खासतौर से आपके पास गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के ऑप्शंस है, इनमें एसआईपी बिल्कुल मत रोकिए, थोड़ी इंक्रीज कर दीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। तो ये जो हमने सारी चीज़ें कवर करी, तो मैं अब बोलना चाहूँगी कि एक और इवेंट जो हमारे जस्ट सामने है वो है हमारा अर्निंग सीजन का, जो कि शुरू होने वाला है। तो आप इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस सेक्टर्स पे फोकस करें और क्या एक्सपेक्टेशन रखें इस Q4 सेशन से? देखिए, जनरली अगर एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तो इस हिसाब से देखा जाए तो अर्निंग सीजन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लोग बहुत मूवी देखते हैं तो मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर अभी बाकी इसलिए है क्योंकि देखिए इस समय अर्निंग सीजन्स जो हैं उनमें आपको थोड़ा सा दबाव दिखेगा। गाइडलाइंस के ऊपर नजर रखिए, फोकस कहाँ करिए। देखिए अर्निंग्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले कंपनियों के, और साथ ही
बहुत ज्यादा कुछ आगे ग्रोथ के स्ट्रक्चर भी नहीं होंगे, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट आगे क्या सोच रहा है, इस दुविधा में कैसे निकल रहा है, और उस पे अगर जाते हैं तो मुझे कुछ सेक्टर, कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे बैंकिंग या एनबीएफसी पे अगर चूज करना है तो बैंकिंग चूज करिए, एनबीएफसी पे रिस्क बढ़ सकता है क्योंकि यहां पर उनमें डाउनफॉल आ सकता है। दूसरी तरफ आ जाइए तो फार्मा सेक्टर के जो अर्निंग्स आएंगे उस पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। तीसरी तरफ एफएमसीजी पे वापस से एक रिफॉर्म देखने को मिल सकता है, तेजी का दौर लौट सकता है। चौथी तरफ अगर आप जाइए, ऑटो सेक्टर है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, उनसे थोड़ा पीछे रहिए क्योंकि वहां पर पिक्चर अभी और बाकी है। आज हमने कवर करे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो। फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो मास्टर ट्रस्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.